नमस्कार। मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा में स्वर के बारे में। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं और स्वरों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर किसी और ध्वनि का सहयोग या साथ नहीं लेना पड़ता है और सीधे स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। और स्वर के अंदर भी दो भेद हैं, यानी कि हम कह सकते हैं उसके दो भाग हैं। एक है लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। लघु स्वर के अंदर लघु स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और उसके अंदर बहुत कम समय लगता है बोलने के लिए, जबकि दीर्घ स्वर के अंदर मूल स्वरों की जो मात्रा है उसको भी साथ में जोड़ करके बोला जाता है, उसमें समय लगता है, वो समय लघु स्वर से 2 गुना लगता है। तो देखिएगा स्वर 11 है, यानी कि 11, और मात्रा है वो 10 ही है। की कोई मात्रा नहीं है, की मात्रा नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ देखिएगा की कोई मात्रा नहीं है, तो हम लिख सकते हैं की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा है ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री। तो देखो री की मात्रा है ए की मात्रा है आई, ओ और औ। इन सभी की मात्राएं हैं। की कोई मात्रा नहीं है। ये लुप्त स्वर भी है क्योंकि इसकी मात्रा नहीं लगती है जब ये साथ में जुड़ता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर के जो लघु स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ई, ऊ, री। इनमें जो बोलने में समय लगता है बहुत कम लगता है। आप एक बार बोल के ट्राई कीजिए, जैसे ई, ऊ, री, यानी बहुत कम समय लगता है, जबकि आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, यानी कि जब इन स्वरों को हम बोलते हैं तो इन स्वरों के अंदर हमें इनका सहयोग लेना पड़ता है, यानी कि ये मूल स्वर है और इनका सहयोग लेकर के हम बोलते हैं इन स्वरों को, और इनमें जो समय लगता है वो समय इनसे 2 गुना लगता है, यानी कि डबल लगता है। इसलिए ये जो स्वर है ये दीर्घ स्वर 7 है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जो स्वर होते हैं, स्वर के अंदर प्रतिनिधि के रूप में या प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है, न कि स्वर स्वयं लगता है किसी अन्य वर्ण के साथ में। जब हम व्यंजनों के साथ में इनका योग करते हैं या ये साथ में जुड़ते हैं तो इनकी केवल और केवल मात्रा लगती है। तो देखिएगा मात्रा यानी उच्चारण काल को ही मात्रा कहते हैं। जब उच्चारण काल के अंदर जो उच्चारण काल है वही मात्रा कहलाती है। और जो मात्रा होती है, हमने पीछे देखा है कि जो मात्रा होती है, जैसे की क्या है, की कोई मात्रा होती नहीं है, आ की, ई की वगैरह सभी की जो मात्राएं थी अयोग वह। देखो 11 स्वर है और 11 स्वर के साथ में एक अंग और अह, ये दोनों है, लेकिन अंग और अह 2 अयोग वह है। अयोग का जैसे हम लिख सकते हैं धन योग धनवाह, यानी इसका जो अर्थ होता है ये होता है ये वर्ण किसी के साथ में नहीं जुड़ते हैं। योग जोड़ना जुड़ना, लेकिन यानी नहीं, ये किसी के साथ में नहीं जुड़ते हैं। अंग ये एक अनुस्वार के रूप में है और है ये विसर्ग। जैसे हम संस्कृत शब्दों के साथ में इसका प्रयोग करते हैं और ये अनुस्वार के रूप में, इसलिए इसका भी प्रयोग कहीं नहीं होता है। और इसी जो ये है विसर्ग, इसका प्रयोग भी कहीं नहीं होता है, केवल इसका प्रयोग होता है संस्कृत शब्दों के साथ में। ये न तो व्यंजनों के साथ में जुड़ते हैं और न ही स्वर के साथ में जुड़ते हैं, और न ये स्वर है और न ये व्यंजन है। इन्हें प्लुत स्वर भी कहते हैं। देखो ये न तो स्वर है न ही व्यंजन है, इनको लुप्त स्वर भी कहते हैं। और देखिएगा इनको लुप्त स्वर कहते हैं, यानी कि ये स्वर के अंदर लुप्त हो गए हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंग के साथ में अह के साथ में अभी तक कोई ऐसे वर्ण नहीं जो जुड़ते हैं, किसी के साथ में नहीं जुड़ते हैं। व्यंजनों के साथ इनका योग नहीं होता है, व्यंजनों के साथ में ये नहीं जुड़ते हैं, स्वर जुड़ते हैं। और विसर्ग अभी तक हिंदी भाषा का रूप स्वीकार नहीं किया है। विसर्ग ने अभी तक हिंदी भाषा का, ये जो विसर्ग है इसने
हिंदी भाषा का रूप अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जो ये लगता है संस्कृत शब्दों के साथ में इसका जो प्रयोग केवल और केवल संस्कृत शब्दों के साथ में इसका प्रयोग होता है, यानी कि हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। और हम देख सकते हैं कि जो मात्रा है, मात्रा के बारे में हम अध्ययन कर लिया है, आगे हम और अध्ययन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, अनुनासिक, अनुनासिक जिसका तद्भव है चंद्र बिंदु, हम तद्भव भाषा में बोलते हैं, यानी कि एक संस्कृत की जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी भाषा में शब्द आगे हैं उनको तो हम कहते हैं तत्सम, यानी उसके समान, तत् धनसम, उसके समान यानी संस्कृत के समान। तद्भव जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते उनमें कुछ परिवर्तन हो गया है, उन्हें कहते हैं तद्भव। तो अनुनासिक है, उसे हम तद्भव भाषा में कहते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु हम किस प्रकार लगाते हैं, देखो हम चंद्र बिंदु किसी शब्द के ऊपर लगाते हैं, इसका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ में होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका संस्कृत के साथ में नहीं होता है, इसका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ में होता है। और ये पूर्ण रूप से हिंदी की ही ध्वनि है, यानी ये जो ध्वनि है ये पूर्ण रूप से हिंदी भाषा की ध्वनि है, और इसका जो प्रयोग है वो भी हिंदी भाषा के शब्दों के साथ में होता है। और प्राय इसका प्रयोग तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ में होता है, यानी कि संस्कृत में जो ये चंद्र बिंदु है, इस चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। जो प्रयोग होता है केवल प्रयोग होता है तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ में होता है। आप समझ गए होंगे देशज और देशज कौन से शब्द है, विदेशी शब्द कौन से हैं, तत्सम कौन से हैं और तद्भव कौन से हैं। अब देखो स्वर्णिम, स्वर्णिम है वो, जैसे देखो हम लिखते हैं, कई बार हम शब्द लिखते हैं जैसे कि डॉक्टर, हम लिखते हैं डॉक्टर, जैसे हम लिखते हैं ऑडिट, तो ये शब्द है, इनके ऊपर देखो ये ऑडिट, हम इसे पढ़ते हैं ऑडिट, इसे हम पढ़ते हैं डॉक्टर, जो ओ की मात्रा है। लेकिन जो ये ध्वनि है, ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से ली गई है। जो ये ध्वनि है हमारे हिंदी या संस्कृत की नहीं है, ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से ली गई है, और इसका जो प्रयोग है वो अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ में ही होता है। डॉक्टर, ऑडिट, इंजीनियर वगैरह, हम इस प्रकार के जो शब्द पढ़ते हैं, ऑफिस वगैरह, ये तो और इसके उपनाम है आगत स्वर, यानी कि जो आधुनिक विद्वान है, कुछ विद्वान इसे आगत स्वर की भी उपाधि देते हैं, आगत स्वर भी इसे मानते हैं। और देखिएगा कि इसे विदेशी स्वर, क्योंकि अंग्रेजी लैंग्वेज हमारे यहाँ की नहीं है इसलिए इसे विदेशी स्वर भी कहते हैं। और मेहमान स्वर, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेहमान, ब्राह्मण वगैरह कहते हैं नहीं, तो इसे मेहमान स्वर भी कहते हैं। और देखिएगा इसे ग्रहित स्वर भी कहते हैं, ग्रहित स्वर, यानी कि ये हमारे मूल स्वरों के अंदर शामिल नहीं है, ये मूल स्वरों में शामिल नहीं है, इसलिए इसे ग्रहित स्वर भी कहते हैं। तो देखिएगा अनुनासिक, स्वर्णिम, तो इनको विस्तृत से आप समझिए। और आगे हम बढ़ते हैं, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिएगा कि स्वरों के प्रकार, जो स्वर है उन स्वरों के प्रकार में हम जो पहला प्रकार है वो पढ़ रहे हैं, मात्रा या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, मात्रा या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। देखिएगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के अंदर देखिएगा ये 4 होते हैं, हमने पहले पढ़ा है, अ, ई, उ, री, यानी इन ह्रस्व स्वर को ही और किन किन नामों से पुकारते हैं, इस ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर या फिर अक्षर स्वर भी इसे कहते हैं। ध्यान दें, इसको जो लिखने के लिए या फिर इसकी जो मात्रा होती है वो इस प्रकार लिखते हैं, हम एक यानी लिखते हैं, ये इसकी मात्रा है। जबकि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो है वो 7 है, और कौन कौन से हैं, जिनके अंदर मूल स्वरों का योग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन मूल स्वरों के संयोग से जो बने हैं वो दीर्घ स्वर है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इन दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वरों को कहते हैं गुरु स्वर, क्योंकि बड़ा है इसलिए बड़ों को क्या कहते हैं, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, हम संधि में पढ़ेंगे बड़ा।
दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। तो देखिएगा गुरु का अर्थ गुरु स्वर या फिर बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर जिसके अंदर दो मात्राएं होती है, और संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर योग होता है, ह्रस्व स्वर का जो डबल योग है इसलिए। और इसे मिश्रित स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और जो इसको लिखने की जो लिखते हैं हम अंग्रेजी के एस की तरह लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा के जो एस है इसकी तरह इसे परिभाषित करते हैं, यानी कि हम इस प्रकार लिखते हैं। अब तीसरा है वो पलुत स्वर। पलुत स्वर, पलुत के अंदर देखो हम लिखते हैं कि जैसे ओम, हम लिखते हैं ओम, ओम जैसे हम लिखते हैं तो इसकी जो मात्रा होती है, जैसे हमने लिखा मैया, मैया, जैसे हम मैया, फिर हम पीछे इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि जैसे कोई भजन करता है, गीत गाता है तो बोलता मैया, मतलब पीछे जो लंबी राग खींचता है, जो लंबी राग खींचता है वो जो पीछे वाले होते हैं ये पलुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ये जो चिन्ह है इसे कहते हैं अपूर्ण। अपूर्ण क्योंकि इसका कोई पूर्ण योग नहीं है, हम इसे कह सकते हैं अपूर्ण चिन्ह। कई बार हम ऐसा बोलते हैं जैसे ओम शब्द, देखो इसमें शब्द क्या है, ओ म और बीच में ये तीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है भारतीय भाषा के अंदर। ओम इसे हम पढ़ते हैं ओम, ये इसलिए लिखा गया है कि ओ को हमें कितनी बार पढ़ना है, हमें 3 बार पढ़ना है ओ को। जैसे और ये जो पलुत स्वर है वो 8 स्वरों के साथ में जुड़ता है। कौन कौन से अ के साथ में जुड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। अ के साथ में लगता है, आ के साथ में लगता है, लेकिन बड़े ई के साथ में लगता है और बड़े ऊ के साथ में लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए अ की ध्वनि अलग है, अ और आ, जबकि छोटी ई और बड़ी ई फर्क इतना है, छोटी ई के अंदर कम समय लगता है, बड़ी ई के अंदर समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जो ध्वनि आ रही है वो एक आ रही है। अगर हम छोटी ई को छोटी ई के साथ में 2 ई और जोड़ करके बोलेंगे तो जो ध्वनि आएगी वो बड़ी ई की आ जाएगी, इसलिए ई को छोड़ करके बड़ी ई के अंदर पलुत स्वर जुड़ता है। और ऊ के अंदर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटे ऊ के अंदर ध्वनि है वो बड़े ऊ की आती है, यानी कि जैसे डबल हो जाएगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। इसलिए जो पलुत स्वर है वो बड़े ऊ के साथ में जुड़ता है, ना कि छोटे ऊ के साथ में। ध्यान से सुनिएगा, छोटी ई और छोटे ऊ के साथ में पलुत स्वर नहीं जुड़ता है, पलुत स्वर जुड़ता है वो बड़ी ई और बड़े ऊ के साथ में ही जुड़ता है। फिर ए आई ओ औ इनके साथ में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 स्वरों के साथ में पलुत स्वर जुड़ता है। दोबारा एक बार और आप इस पर मंथन कीजिए और ध्यान से पढ़िए। अ के साथ में जुड़ता है अ के अ धन अ यानी आ, लेकिन आ की ध्वनि अलग है, अ की ध्वनि अलग है, इसलिए अ और आ दोनों के साथ में प्लुत स्वर तो जुड़ता ही है। ई और बड़ी ई की ध्वनि एक जैसी है, यानी अगर आप ई को बोलेंगे, ई को जैसे लंबी राग के साथ में बोलेंगे ई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, और ऊ को भी हम डबल बोलेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। इसलिए छोटी ई और बड़े ऊ के, यानी छोटी ई और छोटे ऊ के साथ में प्लुत स्वर नहीं जुड़ता है, ये स्वर जो जुड़ता है ये बड़े के साथ में जुड़ता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ के साथ में ही जुड़ता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगली क्लास के अंदर जो अध्ययन करेंगे वो स्वरों का जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, पसंद करें, मालानी क्लासेस के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें। और आपको इस हिंदी व्याकरण से संबंधित और सोशल साइंस से संबंधित अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप इस मीडिया के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसकी भी जानकारी दे सकूं। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।